नीरज, विवेक, अमरचंद। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज। प्रीति, हेलो, गुड इवनिंग सर। स्नेहा, गुड इवनिंग। प्रिया, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करनी है। हमने अभी तक आप लोग को क्या क्या किया हुआ है वो देख लीजिए। हमने अभी तक आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट की कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी हमने स्टडी कर लिया। मैंने कहा था कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस ये दोनों आपका एग्जैक्टली सेम होता है, सेम। सिर्फ इसमें आपको डिफरेंस क्या है, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होता है। और इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड पे आपको डिविडेंड टैक्स पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। इस क्वेश्चन में तो बताइए, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कौन से टैक्स पेमेंट करते हैं बेटा? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेमेंट करते हैं। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की पेमेंट करते हैं। और यहाँ पे डिविडेंड टैक्स जो भी होता है उस पर पेमेंट करते हैं। हम एक क्वेश्चन रिवीजन करते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया था। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद स्नेहा, बहुत दिनों के बाद आप आ रही है क्लास में बेटा। देखिए, मॉर्निंग में आपकी क्लासेस चलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप लोग कीजिए, क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है 50 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और 50 मार्क्स की कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलरेडी मॉर्निंग में चल रही है, तो आप लोग अटेंड कीजिए। मैं आपको कोशिश करता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेली करना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीतते ही हमने आपको ग्रुप 1 का कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा। कॉस्टिंग डेली करना है मुझे मॉर्निंग में। अभी में क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। सोहन लिमिटेड इशू 1100 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100। ये क्या है? 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 है। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। इसका मतलब आपकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 5 ईयर है। फेस वैल्यू कितनी है? मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा बेटा, डेली क्लासेज होगी। मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स और आपकी फेस वैल्यू ₹100 है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का केपी का अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैंने आपसे कहा था कि केपी का अप्रोक्सीमेशन मेथड में होता है प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस डिविडेंड टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ये हमारी आपका प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की आपका फॉर्मूला हो गया। अब चलिए, हमने इफ प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट पार नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इफ प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट पार 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, इफ प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट 10% प्रीमियम, फिर इफ प्रेफरेंस शेयर आर 10% डिस्काउंट 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये चारों केसेस में आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको कॉस्ट ऑफ नेट प्रोसीड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट
वर्किंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड इन ऑल 4 केसेस। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स एनपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। डिस्काउंट, प्रीमियम और प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो आपको यहाँ पे 12% प्रेफरेंस है, तो यहाँ कूपन रेट आपके पास, मैंने कूपन रेट का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड रेट 12% है। तो आप बताइए प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड 12% प्रेफरेंस है ₹100, तो 12% ऑफ ₹100 कितना होगा? ये ₹12 हो जाएगा। अब आपको हम नेट प्रोसीड निकालने जा रहे हैं। केस ए, केस बी, केस सी और केस डी, हमारी 4 केसेस है। अब देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है नीरज? 100, 100, 100, 100 इशूड एट। अब सुनिए, फर्स्ट केस में इशूड एट पार, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इशूड एट पार। यहां पे इशूड प्राइस कितना हो जाएगा? 100 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट यहां पे नो फ्लोटेशन कॉस्ट है। अब बताइए यहाँ पे नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो गया, नेट प्रोसीड आपकी 100। सेकेंड केस में देखिएगा आप, सेकेंड केस में इफ प्रेफरेंस आर इशूड एट पार, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, तो ये 0 होगा, ये 100। तो यहाँ पे 5% ऑफ 100, ये -5 हो जाएगा, तो ये आपकी 95 हो जाएगा। यहाँ पे ई प्रेफरेंस आर इशूड 10% प्रीमियम, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, तो ये 10 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कितनी परसेंट? 5% ऑफ 110, ये 5.5 हो जाएगा, तो ये 104.5 हो जाएगा। आई थिंक विवेक 104 होगा। और यहाँ पे 10% डिस्काउंट, यहाँ पे -10, ये 95। अब 95 रुपीज़ का 5%, 95 का 5%, तो आप देखिए 95 इंटू 0.05 करेंगे तो 4.75 होगा। यहाँ पे 90 होगा, 90, तो -5% ऑफ 90, 5% ऑफ 90 कितना आएगा प्लीज़ बताइएगा? यहाँ पे 90 इंटू 0.05, ये -4.5, तो -4.5 करने के बाद आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 85.5 हो जाएगा। 85.5, ये और ये और ये आपके पास नेट प्रोसीड आ गया। अब चलो कोई बात नहीं, अब आपको कॉस्ट ऑफ, आपको क्या निकालनी है बताइए? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालनी है। केपी, केस ए का तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, 12 रुपीज क्या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है। उन्होंने एजूम किया कि एजूम डिविडेंड टैक्स 20%, एजूम डिविडेंड टैक्स 20%, तो 1 + 0.20 प्लस रिडीमेबल वैल्यू। रिडेम्पशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो 100 होगा। और आपको यहाँ पे पहली केस में 100, मैच्योरिटी पीरियड 5, यहाँ पे 100 + 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब आपका केस बी हो जाएगा केपी, ये तो 12, 1 + 0.12, ये तो 0.20, ये तो उतना ही होगा, प्लस यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आपको रिडीमेबल वैल्यू 100 होगा, 95 रुपीज़ है यहाँ पे, 95 होल डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई
100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब आपके पास क्या आ गया, के सी आ गया, के पी 12 1 प्लस 0.20 प्लस 100 माइनस आप बताइए 104.5 यहाँ पे 5। अब आपको यहाँ पे कितना जाएगा 100 प्लस 104.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, स्लाइड में आप लोग को भेज दूंगा। अब आपको केस यहाँ पे डी हो जाएगा, केस डी। केपी आपके पास कितना होगा, केपी 12 1 प्लस 0.20 प्लस 100 माइनस 85.5 होल डिवाइडेड बाई 5। 100 प्लस 85.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। मुझे विश्वास है कि स्नेहा ने आंसर निकाल दिया 14.4। बहुत अच्छा, मुझे विश्वास है कि सारे बच्चों ने आपको बहुत अच्छा किया और आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना बेटा। हम आगे की ओर बढ़े, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब सुनिए, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे आप, स्लाइड में भेज दूंगा। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब इसको समझिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब सुनिए, यहां पे इक्विटी कैपिटल मैं शुरू करने जा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए, ये आपका मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है। ये कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है, ये कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है। आप बताइए, इन्होंने ₹50 लाख इन्वेस्ट किया अपनी कैपिटल कंपनी में। अब बताइए, आप खुद बताइए बेटा, ये जो पैसा 50 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किया था मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स ने 50 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किया, इस पैसे का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? कॉस्ट आपको कैलकुलेट करने का क्या तरीका हो सकता? कॉस्ट कैलकुलेट करने का क्या तरीका हो सकता? तो देखिए, जैसे आपने डिबेंचर का कॉस्ट निकाला था, जैसे आपने प्रेफरेंस की कॉस्ट निकाली थी, तो इनकी कॉस्ट तो वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है। और इनकी कॉस्ट आपका फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होता है। और इनको कहते हैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर। इनको क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल इन्वेस्टर। ये इनको फिक्स आपकी अपने पैसे का कॉस्ट चाहिए, इनको अपने पैसे का कॉस्ट क्या चाहिए बेटा? फिक्स चाहिए। अब बात को समझिए, ये फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज ये पेमेंट करते हैं, इसको आप लोग समझिए। लेकिन ये तो भाई इंटरनल इन्वेस्टर हैं, आपको इंटरनल इन्वेस्टर है, इनकी अपनी ऑन कंपनी है, ऑन कंपनी है। तो भाई इनकी पैसे का कॉस्ट क्या होगा? पैसे का कॉस्ट तो होगा ही, 100% श्योर है कि इनकी पैसे का तो कॉस्ट होगा। लेकिन अपनी पैसे का कॉस्ट फिक्स तरीके से निकाल सकते हैं? तो आंसर आता है नो। क्या फिक्स? नो फिक्स चार्जेस। यहाँ पे इनकी नो फिक्स चार्जेस, इनका कोई फिक्स चार्जेस नहीं होता है। तो ये अपनी पैसे की जो कॉस्ट होता है, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, वो अपनी पैसे का जो कॉस्ट निकालता है वो डिफरेंट एजम्पशन करके निकालता है।
अपनी पैसे की कॉस्ट को वो डिफरेंट एजम्पशन करके निकालता है। वो सारी एजम्पशन को हम लोग ने समझेंगे। एक तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझता है कि भाई काश ये पैसा यहाँ पे नहीं लगाया रहता, कहीं दूसरे पे लगाया रहता तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता, लेकिन वह रिटर्न मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं मिल पा रहा तो मेरी पैसे का कॉस्ट क्या होगा, ऐसे सोच के वो डिफरेंट एजम्पशन पे कैलकुलेट करता है। ठीक है ना। तो वो सारी एजम्पशन को सारी जो तरीका होता है उसको हम निकालेंगे, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा, लिखिएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले इक्विटी इज ओनर कैपिटल। इक्विटी फाइनेंस हैज नो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज देखिएगा, इससे हमारे फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज नहीं होता तो फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं इंक्रीज कर, फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू इक्विटी इन्वेस्टर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू इक्विटी इन्वेस्टर नो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस नहीं होता तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज, फाइनेंशियल रिस्क, नो फाइनेंशियल रिस्क। इट हैज नॉट वेल डिफाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो इक्विटी होता है इसका वेल डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि भाई इसकी कॉस्ट हम डिफरेंट एजम्पशन, कुछ भी हो सकता है भाई। जो रेजिडुअल अमाउंट होगा वो इक्विटी के पास जाएगा, जो इक्विटी के पास जाएगा। इट हैज नॉट वेल डिफाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी is calculated under different assumption। इक्विटी की कॉस्ट को हम डिफरेंट एजम्पशन पे कैलकुलेट करते हैं। सुनिएगा, इक्विटी क्या होता है, ओनर कैपिटल होता है। इक्विटी फाइनेंस हैज नो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, कोई उसको फिक्स नहीं देते हैं। ड्यू टू इक्विटी इन्वेस्टर नो फाइनेंशियल रिस्क, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता है। It has not well defined cost of capital, its cost of equity is calculated on different assumptions। ये डिफरेंट एजम्पशन पे इनकी कॉस्ट निकाली जाती है। तो सबसे पहले एजम्पशन नंबर 1 यहाँ पे निकालेंगे। एजम्पशन नंबर 1, when there is constant EPS। अगर मान लीजिए वो कांस्टेंट EPS अप टू इन्फिनिटी मिल रहा है, उसने सोचा कि मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ पे कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट किया मार्केट प्राइस पर शेयर। ये पैसा इन्वेस्ट करने पहली साल मुझे EPS आया, दूसरी साल मुझे EPS आया, तीसरी साल मुझे सेम EPS आया, चौथी साल मुझे सेम EPS आया, पांचवी साल हमारे पास सेम EPS आया। ये आपको इन्फिनिटी पीरियड तक है, ये आपकी इन्फिनिटी पीरियड तक है। अगर ऐसे चला जाता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू होता है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे EPS डिवाइडेड बाई MPS होता है। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर क्वेश्चन में EPS दिया हो और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हो तो हम इस तरीक़े से कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकाल सकते हैं। इस तरीक़े से कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकाल सकते हैं। EPS अर्निंग पर शेयर, EPS का मतलब आपको क्या होता है, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब आपके हो गया
अर्निंग पर शेयर। एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। अब सुनिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो यहां पे देखिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ईपीएस होल डिवाइडेड बाय एमपीएस ऐसे लिखा हुआ है। मैंने यहाँ ईपीएस से मल्टीप्लाई किया और यहाँ ईपीएस से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने यहाँ पे ईपीएस से मल्टीप्लाई किया, ईपीएस से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने क्या किया, इस ईपीएस को और इस ईपीएस को, इस दोनों ईपीएस को कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस, एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस। ये आ गया एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस। इसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको क्या कहा जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो कहा जाता है। इसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो कहेंगे। एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस हमारे पास ऐसे आ गया। इसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको पीई को कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। अब प्लीज इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। हमारी तो यही चीजें आ गई ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, हम एक और चीजें क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 अपॉन दिस P डिवाइडेड बाई E, P डिवाइडेड बाई E। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो कहा जाता है, P डिवाइडेड बाई E। तो P डिवाइडेड बाई E को हम क्या कहते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो जनरली कैपिटल मार्केट में यूज होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो कहाँ पे यूज होता है, कैपिटल मार्केट में यूज होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो कैपिटल मार्केट में यूज होता है जनरली। ये यूज होता है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में कोई कहता है कि मान लिया जाए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, पीई, इसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। इट इज यूज्ड इन अ कैपिटल मार्केट, इट इज यूज्ड इन अ कैपिटल मार्केट। अब सपोज कीजिए प्राइस अर्निंग रेशियो सपोज कीजिए 10 है, 10 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है। इसका मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो 10 मीन्स कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मैंने सेल परचेज हो रही है, कंपनी की स्टॉक सेल परचेज हो रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो 10 मीन्स द कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ कैपिटल मार्केट, इन अ कैपिटल मार्केट 10 times its EPS, 10 times its EPS। अगर 10 है तो 10 times its EPS। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो सपोज कीजिए 20 है, इसका मतलब कंपनी की शेयर उसकी EPS का 20 टाइम्स में ट्रेडिंग हो रही है। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो, अगर सपोज कीजिए प्राइस अर्निंग रेशियो 30 है, इसका मतलब कंपनी की स्टॉक 30 टाइम्स उसके ईपीएस का ट्रेडिंग हो रही है, ईपीएस का। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। मैंने प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी की स्टॉक कितने टाइम्स ट्रेडिंग हो रही है, कंपनी की स्टॉक ईपीएस का कितने टाइम्स उसकी ट्रेडिंग हो रही है।
दैट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। हाँ जी नीरज क्लियर हो गया, विवेक, स्नेहा, आशीष बताइए क्लियर हो गया, प्रीति प्राइस अर्निंग रेशियो क्लियर हो गया बेटा। मैंने ये कैपिटल मार्केट में यूज होता है, कोई भी स्टॉक कितने टाइम्स उसकी ईपीएस का ट्रेडिंग हो रही है वह बतलाता है, कितने टाइम्स उसकी ईपीएस का ट्रेडिंग हो रही है वह बतलाता है। अब सुनिए बेटा, मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, सुनिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी है, डिसीजन मेकिंग टूल्स है, और आपका जो भी चैप्टर्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं डेली करने जा रहा हूँ मॉर्निंग में सुबह 7 बजे 7 PM। प्लीज़ आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा। आपकी सेकेंड ग्रुप का सिलेबस मैं ऑन टाइम आपको सिलेबस कंप्लीट करूँगा, बहुत अच्छे से आपकी स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा, आरटीपी एमटी भी कंप्लीट होगा। प्लीज़ उसको आप लोग अटेंड कीजिए। विवेक अटेंड करता है, प्रीति अटेंड करती है। प्राइस अर्निंग रेशियो वह चीज़ है, समझ आ गया ना बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो। अब आपको पहली एजम्पशन तो आपको समझ आ गया ये कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हमारे पास दो फार्मूला है, एक तो ईपीएस डिवाइडेड बाई एमपीएस, और आपको यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट रोज होगा, मैनेजमेंट खत्म ही कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होगा, क्योंकि मैनेजमेंट और दोनों सेम चैप्टर मैंने आपकी मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी अकाउंटिंग में भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है, मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों में है, बजटरी दोनों में है, इसलिए वो कॉमन चैप्टर है, तो दोनों के लिए होगा बेटा वो। अब सुनिए, अब मैं नाम क्या लूँगा, सीए इंटर की क्लास का नाम लूँगा, लेकिन सीए इंटर की क्लास होने के बावजूद भी क्योंकि इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, आप लोग प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 3 क्वेश्चन सीए का था जो पहले सीए में पूछा गया था, और वही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा था। तो सीएमए का बच्चे कह रहे थे कि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है सर, बहुत टफ क्वेश्चन आया। भाई सीए का भी क्वेश्चन कर लो तो क्या फर्क पड़ेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट का भी पार्ट हो रहा है प्रीति, आप ये भी समझो। अब चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एजम्पशन नंबर 2, एजम्पशन नंबर 2 इसको समझिए। एजम्पशन नंबर 2, व्हेन देयर इज constant dividend, when there is a constant dividend each year up to infinity, जैसे यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया तो क्या आ गया, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, जो पिछले बार लिखा था 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे करते करते इन्फिनिटी पीरियड तक। क्वेश्चन में डीपीएस दिया हुआ है, डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। दूसरे साल में डिविडेंड पर शेयर, तीसरे साल में डिविडेंड पर शेयर, चौथे साल में डिविडेंड पर शेयर, पांचवें साल में डिविडेंड पर शेयर, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे यदि मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बोलूँगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या लिखूंगा, हाँ सुपर पेन नॉर्मल पेन वाला क्वेश्चन जो आया था वो मैंने तो सोल्व किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय एमपीएस, ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हो जाएगा। दैट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर।
ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। अगर मान लीजिए कांस्टेंट डिविडेंड हो, तो कांस्टेंट डिविडेंड है तब आपको ये हो जाएगा, कांस्टेंट डिविडेंड हो। अब आपको यहां पे देखिए तीसरी पार्ट, व्हेन देयर इज कांस्टेंट ग्रोथ each year up to infinity, कांस्टेंट ग्रोथ ईच ईयर अप टू इंफिनिटी। अब सुनिएगा बेटा, यहां पे मैंने आपसे कहा ये आपका मान लीजिए यहां का मार्केट 0 पॉइंट है, मार्केट प्राइस पर शेयर को P0 कहते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर को P0, और डिविडेंड पर शेयर को यहाँ पे D0 कहते हैं, D0। और यहाँ पे मैंने कहा कांस्टेंट ग्रोथ जो है, कांस्टेंट ग्रोथ जो है आपको, कांस्टेंट ग्रोथ मैंने G कहा, मैंने कांस्टेंट ग्रोथ G कहा। तो मार्केट प्राइस सपोज कीजिए यहाँ पे 20 है और डिविडेंड आपका 2 है, ग्रोथ रेट आपका 5% है, ग्रोथ रेट 5% है। तो इसका मतलब एक साल के बाद आपका ग्रोथ कितना होगा, एक साल के बाद, एक साल, हाँ शेयर सेल परचेज में भी इसका यूज होता है। सुनिएगा, एक साल के बाद इसका कितना होगा, तो 2 रुपया जो डिविडेंड दिया गया आपका 0.05 से इंक्रीज कर जाएगा। दूसरे साल में 2 रुपया जो डिविडेंड दिया 0.05 में 2 साल से इंक्रीज कर जाएगा। तीसरे साल में 2 रुपया जो डिविडेंड दिया गया आपका 5% ऐसे ग्रोथ करेगा। चौथे साल में 2 रुपया जो डिविडेंड पे किया गया उसको 0.5 का 4, ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी पीरियड तक जाएगा, ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी पीरियड तक जाएगा। तो इसको कहते हैं D1, इसको कहते हैं D2, इसको कहते हैं D3, इसको कहते हैं D4। आप बताइएगा D1 के फॉर्मूला में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 में यहाँ पे 2 है, और D3 है तो 3 है, 4 है तो यहाँ पे 4 है, 4 है तो 4 है। अब बताइए इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, तो इसको, इसका नाम दिया जाता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड इसको कहते हैं। अगर आप शेयर को आज परचेज करेंगे, आज परचेज करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक साल के बाद मुझे डिविडेंड मिलेगा। अगर शेयर को आज परचेज करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक साल के बाद मुझे डिविडेंड मिलेगा। आज शेयर परचेज करते हैं तो एक साल के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो कितना डिविडेंड मिलेगा, तो ये 2 × 1 + 0.05, 5% ग्रोथ के साथ डिविडेंड मिलेगा, 5% ग्रोथ के साथ डिविडेंड आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यू विल रिसीव डिविडेंड आफ्टर 5% ग्रोथ, आपको 5% ग्रोथ के साथ डिविडेंड मिलेगा। अब सुनिएगा, इसको कहते हैं, एक और दूसरा नाम एक और होता है डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर क्लियर, मैंने डिविडेंड आपको डिक्लेयर किया गया है कि अगले बार इतना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम D1 कहते हैं। तो अब बताइएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हो सकता है 2.D1, एक साल के बाद क्या डिविडेंड मिलने वाला है, आज की प्राइसेस क्या होने वाली है, यहाँ पे G, यहाँ पे G, तो यहाँ ये आपके पास क्या हो गया, D1 हो गया, D1 हो जाएगा। और P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। और ग्रोथ रेट का G का मतलब होता है कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ होता है, कांस्टेंट ग्रोथ होता है। और इसको कहते हैं D0 का नाम क्या होता है। D1 तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो गया, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि D0 किसे कहते हैं। तो D0 को हम क्या कहते हैं,
डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। तो बताइए आप खुद, अब अगर आप मान लीजिए जो शेयर यहाँ पे आप खरीदेंगे तो जो डिविडेंड पेड कर दिया गया वो डिविडेंड तो आपको मिलेगा नहीं, वो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। जो आपने यहाँ पे अपने शेयर को परचेज किया तो यहाँ का डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, यहाँ का डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, आपको डिविडेंड अगले साल मिलेगा। तो उसको कहते हैं डिविडेंड पेड, या कहते हैं करेंट डिविडेंड, कहते हैं करेंट डिविडेंड कहते हैं। आप लोग प्लीज मुझे, आप लोग इस नंबर पे, जिसका इनरोल्ड नहीं है वो बच्चा इस नंबर पे, आपको मैं बोला था कि आपको ये नंबर मेरा 9312606737 पे अगर कोई स्टूडेंट नया है तो वो मुझे व्हाट्सअप करेगा अपना नाम और CMA इंटरमीडिएट, मैं आपको ऐड कर लूँगा और ऐड करने के बाद उनको सारी लिंक एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स मिलता रहेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई स्टॉक यहाँ पे परचेज करेगा तो यहाँ का तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, वो डिविडेंड अगले साल का मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। नहीं बेटा, जो चल रहा है चलने दो। अब आपको यहाँ पे इसी को हम आपको क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका P0 हो जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाता है D0, डिविडेंड पेड होता है ये, इसको कहते हैं डिविडेंड पेड। कांस्टेंट ग्रोथ आपका G होता है, तो कांस्टेंट ग्रोथ यदि G है तो क्या लिखेंगे, D0 1 प्लस G, यहाँ पे कहेंगे D1, इसमें पावर 1 हो जाएगा। D0 1 प्लस G की पावर 2, इसको कहेंगे D2। D0 1 प्लस G की पावर 3, इसको कहते हैं D3। और यहाँ पे D0 1 प्लस G की पावर 4, इसको कहते हैं D4। इसका नाम होता है D0 1 प्लस G की पावर 5, इसको कहते हैं D5। अब सुनिए, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 है तो पावर 1 है, यहाँ 2 है तो पावर 2 है, यहाँ पे 3 है तो पावर 3 है, यहाँ 4 है तो पावर 4 है, यहाँ 5 है तो पावर आपकी 5 है। तो आप बताइए D5 इक्वल टू, अगर D0 1 प्लस G की पावर 5 है तो डॉट 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 आप बताइए Dn इक्वल टू D0 1 प्लस G की पावर कितना होगा, बताओ आप। बताइए D0 बताओ कितना होगा, n। बहुत अच्छा, यहाँ पे पावर n होगा, तो ये आपकी फॉर्मूला एक बन जाएगा, ये आपकी एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब चलो, ये आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा। बात आप समझ रहे हैं ना बेटा। तो इस तरह आप लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं और इसके बेसिस पे आप कांस्टेंट ग्रोथ के साथ ये बना सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हमने जैसे एक क्वेश्चन बोला, ये एक आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें मिस्टर एक्स परचेज्ड a stock having current market price per share ₹60, dividend paid, expected dividend
₹5 कांस्टेंट ग्रोथ आपके पास कितनी है? 10% है। फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। बताइए कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे लिखोगे आप? KE इक्वल टू D1 P0 प्लस G। उन्होंने आपको बोला कि मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 60, तो P0 आपका 60 हो गया। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितनी है? 5, तो D1 कितना हो गया? ₹5। और कांस्टेंट ग्रोथ कितनी है? 10% है, तो G कितना हो जाएगा? 10%। आप बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी को D1 के प्लेस पे कितना लिखेंगे? 5, P0 के प्लेस पे 60, ग्रोथ रेट कितना लिखेंगे? 0.10। आपका 50/6, तो ये हो जाएगा 0.0833 प्लस 0.10 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1833। 18.33% आपकी कॉस्ट हो जाएगी। हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं आया? 18.33 कॉस्ट हो जाएगी। हाँ जी बताओ आशीष, 18.33 आपकी कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। $18.33 कॉस्ट हो जाएगी। मेरी क्लास सीए इंटर का अब आपको एक ही बार मंडे को होगा, मंडे को सुबह कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपका 18.33 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप देखिए, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड a stock at the rate of ₹80, dividend paid ₹8, constant growth rate perpetuity मैंने हमेशा के लिए आपको 10% है। फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे आपको KE फॉर्मूला D1 होता है, यहाँ पे P0 प्लस G यह फॉर्मूला होता है। अब बताइए, ही परचेज स्टॉक ₹80, तो P0 कितना होगा? ये ₹80 होगा। डिविडेंड पेड बोला 8, डिविडेंड पेड, ये बताइए P0 होगा कि P1 D0 होगा या D1 होगा? बताइए, डिविडेंड पेड ₹8, ये बताइए क्या होगा? ये D1 होगा या D0 होगा? डिविडेंड पेड, तो यहाँ पे D0 होगा। D0 कितना होगा? ₹8। ग्रोथ रेट कितनी है? 10% है, 0.10। तो यहाँ पे आपको तो D1 है, तो D1 कितना निकलेगा? D1 इक्वल टू D0 1 प्लस G, तो D0 आपका ₹8 और 1 प्लस G 0.10, तो ये हो जाएगा ₹8.80, ये हो जाएगा 8.80। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा? ₹8.80 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 0.10,
डिवाइड 80, ये हो जाएगा 0.11, 0.10, 0.21, यहाँ पे 21% आपका आंसर हो जाएगा। ये 21% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 21% आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ये देखिएगा 21% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिस इज 21% आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो 21% आंसर हो जाएगा। ये समझ आ गया। अब सुनिए। हाँ जी, सारे बच्चों को समझ आ गया? विवेक, प्रीति, बताओ। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अ कंपनी हैज कांस्टेंट EPS ₹12 if current market price is ₹90. Calculate कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो यहां पे सर EPS दी हुई है ₹12 और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है ₹90। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ग्रोथ रेट ये सब नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा। यहाँ पे EPS और MPS दिया हुआ है, और बताइए यहाँ पे EPS दी हुई है और यहाँ पे MPS दिया हुआ है। तो बताइए कितना होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है EPS डिवाइडेड बाई MPS इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे ₹12 डिवाइडेड बाई ₹90 इंटू 100। अब बताइए 12 डिवाइड 90 इंटू 100, तो ये 13.33 आपका आंसर हो जाएगा। 13.33% आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? बहुत अच्छा है, स्नेहा ने पहले ही बना दिया 13.33। बहुत अच्छा है स्नेहा, ये 13.33 हो गया। हाँ जी प्रिया, समझ आ गया? अब चलिए एक और क्वेश्चन बनाता हूँ जिसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज आप लोग समझिए। अ कंपनी हैज कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर ₹14, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹85। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो डिविडेंड कितनी है बताइए। यहाँ पे 14 रुपीज़ है, मार्केट प्राइस 85 है, इंटू 100। तो कितना होगा 14 डिवाइडेड 85 इंटू 100, ये 16.47% हो जाएगा। 16.47%। हाँ जी, आंसर हो गया नीरज, विवेक, प्रिया, आशीष, स्नेहा, समझ आ गया प्रीति। ये 16.47% आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छा।
अब एक प्राइस अर्निंग रेशियो वाला को मैं आपको बनाता हूँ। प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, a company has price earning ratio 10 times. Find cost of equity. प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, हाँ सब याद रखना पड़ता है। एक कंपनी है जो प्राइस अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स, फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको बताओ कैसे होगा ये। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100, तो 1 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये 10% हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी मैंने फॉर्मूला आपको समझाया वो सारी फॉर्मूला पे मैंने क्वेश्चन कराया। आप लोग बताइए वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, प्लीज़ बताएंगे बेटा। हाँ जी, जितने भी मैंने फॉर्मूला समझाया था सारे पे क्वेश्चन कराया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब हम एक और तरीका सीखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, वो है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इक्विटी एज पर CAPM, इसको कहते हैं CAPM। CAPM का मतलब होता है, CAPM का मतलब होता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये होता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। CAPM का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब सुनिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू RF बीटा RA माइनस RF होता है। इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का होता है। यह बतलाता है कि अगर कोई इन्वेस्टर जाके कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई इक्विटी शेयर परचेज करता है, चाहे वो रिलायंस का परचेज करे, चाहे वो इन्फोसिस का परचेज करे, चाहे टाटा मोटर्स का परचेज करे, तो उस इन्वेस्टर की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ये होता है RF। तो व्हाट इज द RF? RF को कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। अब रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं या अपने पैसे को कोई गवर्नमेंट की बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, तो इस केस में क्या आप यह सोच सकते कि गवर्नमेंट आपको पैसा वापस नहीं देगा? जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट पे आपको 100% विश्वास होनी चाहिए। तो इसीलिए 100% आपके पास रिटर्न आएगा। दैट रिटर्न इज सेड टू बी रिस्क फ्री रिटर्न। उसको क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रिटर्न कहा जाता है ना? विदाउट एनी रिस्क 100% श्योर है कि आपका रिटर्न आएगा। और एक होता है RF, ये इसको कहते हैं मार्केट रिटर्न। उन्होंने मार्केट रिटर्न कहते हैं, मार्केट रिटर्न कहा जाता है, मार्केट रिटर्न। अब आ जाता है RA माइनस RF। अब सुनिएगा, बिना किसी रिस्क का 10% का रिटर्न है।
जब उसने रिस्क लेकर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया, जब उसने रिस्क लिया और रिस्क लेकर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न 15% है मान लीजिए। तो मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, जैसे अभी अडानी का केस आया, अडानी में तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनका रिटर्न कम हो गया होगा। क्यों कम हो गया होगा? क्योंकि उनकी मार्केट प्राइस गिर गई। उसी तरह सत्यम कंप्यूटर में हुआ था, बहुत सारे कंपनी में होता है। तो भाई आप रिस्क लीजिएगा तो रिस्क लेने के बदले में कुछ ना कुछ आपको रिवार्ड तो मिलेगा ही, ज्यादा तो मिलेगा ही। तो भाई जो आपने रिस्क लिया तो 15% कमाया, जिन्होंने रिस्क नहीं लिया था 10%, तो एक्स रिस्क लेने के कारण आपको कितना मिला? 5% एक्सेस मिला। तो इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। हाँ जी, सत्य में स्कैम हुआ था, जैसे अभी अडानी का हो रहा है। तो ये सारे क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ रिस्क, दिस इज सेड टू बी मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर आप इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे आर माइनस आर, तो इसको कहते हैं, मान लो किसी कंपनी का बीटा 1.2 है मान लीजिए, तो 15% माइनस 10%, यहाँ पे 1.2 इंटू 5%, दैट इक्वल टू 6% आपका आ गया। इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, रिस्क प्रीमियम कहते हैं। भाई आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उस पार्टिकुलर स्टॉक कितना रिस्की है, उसको बीटा कहा जाता है। बीटा, बीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, और बीटा को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी। तो इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। बीटा आर माइनस आर एफ को क्या कहते हैं? रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। अब फिर से मैं समझा रहा हूँ। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। इस पे हम यह कहते हैं कि कोई इन्वेस्टर यदि मार्केट में जाके इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो क्या अपना कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो ये इट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इतना % रिटर्न आनी चाहिए, तो उतना % कंपनी देगा तभी तो उसको नीड फुलफिल होगा ना, उसकी नीड डिजायर रिटर्न है, इच्छा है उसको इतना % रिटर्न आनी चाहिए। अब इसमें इसको बीटा को क्या कहते हैं? बीटा, बीटा जो होता है इसको कहते हैं मार्केट सेंसिटिविटी। इसको आप लोग समझिए, बीटा इज अ मार्केट सेंसिटिविटी, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बीटा इज अ मार्केट सेंसिटिविटी। अब इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बीटा इज अ मार्केट सेंसिटिविटी। तो बीटा यहां पे आपके पास आ गया। बीटा का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एक्स स्क्वायर। ये कोवेरिएंस आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ये फॉर्मूला शायद आपसे नहीं पूछेगा। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड मार्केट, मार्केट का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये फॉर्मूला आपको बीटा का होता है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीटा। ये बीटा की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसको समझिए, मार्केट क्या होता है। इंडिया में मार्केट हमारे पास दो है, एक तो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो जिसकी कैपिटलाइजेशन को कंपेयर करता है इसको कहते हैं निफ्टी। आप लोगों ने निफ्टी पॉइंट सुना होगा आप लोगों ने। ये जो बताता है, यह बताता है सेंसेक्स पॉइंट। ये आपको सेंसेक्स पॉइंट बतलाता है, ये आपको निफ्टी पॉइंट बताता है।
एक तो सेंसेक्स पॉइंट बताता है, एक निफ्टी पॉइंट बताता है। मान लीजिए एज्यूम्ड हमारी अभी का, सुनिएगा, टुडे आफ्टर वन डे इसको समझिए। अगर मान लीजिए आज 60,000 इसकी सेंसेक्स पॉइंट था, यहां पे सेंसेक्स पॉइंट था 60,000, आज 60,000 सेंसेक्स की पॉइंट हो गई। एक दिन के बाद सेंसेक्स की पॉइंट हो गई कितनी? सेंसेक्स की पॉइंट हो गई आपका 66,000। एक दिन के बाद सेंसेक्स की पॉइंट क्या हो गया? 66,000। अब यहां पे ये और ये चेंज कितना हुआ बताइएगा? चेंज 66,000 हो गया, जबकि 60,000 था, तो 6,000 चेंज हो गया। यहां पे परसेंटेज चेंज, यहां पे क्या फॉर्मूला होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज। तो भाई हम यहां पे कहेंगे 6,000 चेंज हो गया, जबकि ओरिजिनल 60,000 था, इंटू 100, ये आपको 10% चेंज हो गया, 10% चेंज हो गया। तो हम कहेंगे कि मार्केट 10% से चेंज हो। हम क्या कहेंगे? मार्केट 10% से चेंज हो गया। अब सुनिएगा, यहां पे मार्केट 10% से चेंज हो गया, तो यहां पे मार्केट में बहुत सारी, सेंसेक्स में, बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी स्टॉक लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लाखों करोड़ स्टॉक लिस्टेड है, लेकिन वो सेंसेक्स जो बताता है टॉप 30 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है, टॉप 30 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है। तो मान लिया जाए यहां पे रिलायंस है, सपोज कीजिए यहां पे टाटा मोटर है, सपोज कीजिए यहां पे इन्फोसिस है। रिलायंस का जो यहां पे बीटा आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सपोज कीजिए 1.2 है। टाटा मोटर का बीटा मान लीजिए 1 है, और इन्फोसिस का बीटा मान लीजिए 0.8 है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? तो इसका मतलब निकलता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसका मतलब निकलता है अगर मार्केट में 10% का चेंजेज आया तो रिलायंस में 1.2 इंटू 10%, यहां पे 12% का चेंज आएगा। रिलायंस में कितने परसेंट का चेंज आएगा? 12% का। अगर इसमें 10% का चेंज आया तो इसमें 1 इंटू 10%, इसमें 10% का चेंजेज आएगा। अगर 10% का चेंजेज आया तो ये कहते हैं 0.8 इंटू 10, यहां पे 8% का चेंजेज आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द बीटा? बीटा यह बतलाता है कि कोई पार्टिकुलर स्टॉक मार्केट के चेंजेस के कारण कितना उस स्टॉक में चेंजेज आ रहा है, यह बताता है। बीटा क्या बतलाता है? बीटा इज अ मार्केट सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक। बीटा इज अ मार्केट सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक, जो यह बतलाता है कोई पार्टिकुलर स्टॉक मार्केट के कंपेयर में कितना चेंजेज आता है, वह बतलाता है बीटा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। विवेक, आशीष, नीरज, हाँ जी बताइए। विवेक, आशीष, नीरज, व्हाट इज द बीटा? बीटा इज द मार्केट के कंपेयर में कितना। नेहा, प्रिया, बता बेटा।
बीटा आप लोग को समझ आएगी नहीं, व्हाट इज द बीटा? बीटा इज द मार्केट सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक। हाँ जी बताइए, निखिल, विवेक, आशीष। बीटा इज द मार्केट सेंसिटिविटी, बीटा इज द मार्केट सेंसिटिव। नेहा बताओ, स्नेहा, प्रिया बताइए बेटा। मैं लिखा देता हूं, मैं लिखा देता हूं इसको। मैं इसको लिखाता हूं बेटा, प्लीज आप लोग देखिए। बीटा is a market sensitivity of a stock which represent changes in a particular stock which, अब लिखो यहाँ, बीटा इज अ मार्केट सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक विच रिप्रेजेंट्स। आप लोगों को मैं स्लाइड भेज रहा हूँ, फिर नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। मार्केट सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक विच रिप्रेजेंट्स चेंजेज ऑफ इन अ स्टॉक रिटर्न, स्टॉक चेंज इन रिटर्न, स्टॉक रिटर्न due to changes in a market. If a company having beta 1.2, it means for every 10% changes in market, if it means for every 10% change in market, the company will changes by, company will changes by 10% into 1.2, 12%. Since 12%, since percentage change in stock is higher than ठीक है, इसकी क्लास में ले लूंगा जूम पे संडे को। परसेंटेज चेंज इन स्टॉक इज हायर देन, जब तक मैं आपको स्लाइड भेजूंगा आप लोग याद करना। परसेंटेज चेंज इन स्टॉक इज हायर देन मार्केट, हैंस इट इज रिस्कियर देन मार्केट। ये मार्केट के बराबर, मार्केट से ज्यादा स्टॉक में चले, इसलिए मार्केट को रिस्कियर कहेंगे। फिर लिखेंगे, इफ अ कंपनी हैज बीटा 1, इट मीन्स फॉर 10% changes in market, a stock will change by 10% into 1, that equal to 10%. Here
market changes equal to stock changes. Hence, it is said to be a stock is equal riskier to market. ऐसे मैं बता दूं, बीटा मार्केट भी आपका कितना होता है, बीटा ऑफ मार्केट भी 1 ही होता है, बीटा ऑफ मार्केट भी 1 होता है। तीसरे केस में, इफ अ कंपनी हैज बीटा 0.8, it means for every 10% changes in market, company stock will changes by 10% into 0.88%. Since a stock changes lower than market, hence it is said to be lower riskier than market, lower riskier than market। अब आपको ये कंसेप्ट है, आप लोगों को मैं स्लाइड भेजूंगा, आप लोग कॉपी करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और समझ के संडे को कोई डाउट होगा तो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल की कोई क्लास नहीं होगी, कल शिवरात्रि है, आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। मुझे भी शिवरात्रि में मंदिर में मैं जाता हूँ, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करता हूँ। हम लोग शिवरात्रि में भंडारा भी कराते हैं मंदिर में। थोड़ा सा मुझे कल बिजी रहूँगा। हाँ जी, बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा? ये क्वेश्चन तो आपको समझना ही पड़ेगा, आज तो मैंने कुछ कराया ही नहीं। नीरज, निखिल, विवेक, कल सुबह क्लास नहीं है। निखिल, आप सुबह नहीं आते हैं क्लास में, क्या बात है? चलो ठीक है बेटा, कल फिर मिलते हैं संडे जूम मीटिंग में। जूम मीटिंग में आप लोग जरूर आइएगा। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। चलो लेट से आया था, टाइम से आया करो, ठीक है बेटा। चलिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, जिसको प्रॉब्लम है उसका तो कोई बात ही नहीं है। ओके बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी